नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन इंस्पायर इंडिया पे। मैं हूं अर्जुन राजपूत, आप हैं मेरे साथ आज के सेशन में। देखिए साथियों, जब भी यहाँ पर चीन की बात होती है तो चीन में जो है तानाशाही की बात होती है। देखिए यहाँ पर साथियों, वहाँ की पार्टी जो है राजनीतिक व्यवस्था के कारण जो है बाधित। कहा जाता है कि चीन के अंदर जो साम्यवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी वाली, और चाइना है या सीसीपी है, वो पार्टी वहाँ पर तानाशाही कर रही है। और कहा जाता है कि चीन की तरक्की के पीछे असल कारण वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है, जहाँ पर वन पार्टी सिस्टम है। वन पार्टी सिस्टम यानी पूरे देश में विपक्षी नहीं। देखिए, एक ही पार्टी पूरे चीन में राज करती है और उस पार्टी का जो चेयरमैन होता है वो देश को चलाता है। यानी जो चीनी राष्ट्रपति है, असल में वो एक पार्टी के ही प्रेसिडेंट है या चेयरमैन है या सेक्रेटरी हैं, जो भी पद में सर्वश्रेष्ठ पद उनका है, वो एक पार्टी के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति हैं। अर्थात राज्य के यहाँ पर या राजनीतिक व्यवस्था में एक देश जो विपक्ष ही ना रखता हो, यह सामान्यतः इसे तानाशाही से तोल दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि चीन में तानाशाही है, क्योंकि कोई विपक्ष है ही नहीं। इसका दूसरा मीनिंग निकलता है कि वन पार्टी सिस्टम क्या तानाशाही होता है। और ऐसे में यहाँ पर भारत में जब भी तानाशाही शब्द का उपयोग होता है तो ये आरोप भाजपा पर लगता है। भाजपा वाले यहाँ पर कांग्रेस पर लगाते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के समय तानाशाही की थी, और इस बार के इलेक्शन में बीजेपी पर आरोप था कि ये लोग बहुमति ही इसलिए चाहते हैं ताकि ये संविधान बदल कर देश में तानाशाही कर सके। तानाशाही का मतलब है जो सत्ता में है उसे कोई रोक ना पाए, वो अपनी मर्जी से देश को चलाए, उसके सामने विपक्ष गौण हो जाए, बिल्कुल विपक्ष बिल्कुल चुप हो जाए। ऐसे में ये खबर निकल कर आती है। और आज की चर्चा इसलिए बन जाती है क्योंकि इसी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के लीडर भाजपा के नेताओं से मिलने दिल्ली पधारते हैं, और वो ना केवल बीजेपी के नेताओं से मिलते हैं बल्कि वो आरएसएस से भी मुलाकात करते हैं। ऐसे में राजनीतिक में एक नया स्टैंड क्रिएट होता है। और वो स्टैंड ये कि कहीं प्रेरणा तो नहीं ले रहे हैं कि भाई तुम जो वहाँ करते हो वो जरा हमें बताओ। और अगर ऐसा है तो क्या बीजेपी यहाँ पर तानाशाही के लिए मोटिवेशन ले रही है? क्योंकि हमारे देश में अक्सर कहा जाता है कि अगर देश को तरक्की करनी है तो चीन की तरह तानाशाही लानी होगी। कई बार हम यहाँ पर देखिए आपको बताया है और समझाने का प्रयास भी किया है हमने कि दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पर फिर भी आज के सेशन में भी हम इसे जो है लेकर चलेंगे, इसको बताएंगे पूरी तरीके से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में साथ साथ चीन की राजनीतिक व्यवस्था का डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, और इस सवाल का जवाब देंगे कि क्या वाकई में तानाशाही की कोई जो है मास्टर क्लास चल रही है। साथ ही साथ में एक और सवाल का जवाब है। कई बार आपने भारत में आपने प्रश्न सुना होगा सुर्खियों में कि बीजेपी यहाँ पर देश में वन इलेक्शन की कवायद कर रही है। ये लगातार जो है उसको लेकर कमेटियां बन रही हैं। चर्चा है कि जैसे ही जनगणना समाप्त होगी तो उसके बाद में परिसीमन होगा और पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रयास किए जाएंगे, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ, ताकि 5 साल के लिए कोई चुनाव दोबारा बात कराने की ना करे। ऐसे में फिर एक सवाल बनता है यहाँ पर, जैसे ही इस देश में वन नेशन वन फोन नेशन वन टैक्स तमाम प्रकार से वन वन शब्द चल रहे हैं, क्या बीजेपी वन नेशन वन पार्टी की तरफ बढ़ रही है? क्या इसकी प्रेरणा के तहत बीजेपी के नेताओं से सीसीपी के नेताओं से मिल रहे हैं? क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि ये क्या हो रहा है, कोई तो बताओ हमें भी। तो चलिए आज हम इस बात पर जितना भी उपलब्ध डेटा है उससे चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी जो कि देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, वो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी भारत की है, और भारत की 140 करोड़ की आबादी में
ऑफिशियली डेटा के अनुसार 14 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर मेंबर्स हैं बीजेपी रखती है। बीजेपी के पास दो दूसरे नंबर पर आती है राजनीतिक पार्टी बीच में, वो यही सीसीपी पार्टी है जो चीन की है, जिसके पास 10 करोड़ सदस्य है। इसका नाम भी आ जाता है। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि चाइना के अंदर भी पॉपुलेशन लगभग हमारे बराबर है, ऐसे में वहाँ पर 10 करोड़ ही राजनीतिक दल में है, बाकी कहाँ गए? बाकी क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई विपक्ष उपलब्ध है, या फिर वो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं? वो थोड़ा आगे चलकर हम क्लियर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बीजेपी अपने आप को एज ए नेशनलिस्ट पार्टी बताते हुए प्रमोट करती चल रही है। बीजेपी का मानना है यहाँ पर कि वो दुनिया की लार्जेस्ट पार्टी है और देश के अंदर यहाँ पर देश के साथ देश के लिए काम करने के लिए राष्ट्रवाद की भावना पर चलती है। और उसमें यहाँ पर बिल्कुल इस समय पर पार्टी का चेहरा बने हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिल्कुल वैसे ही जैसा चीन के अंदर उनकी पार्टी के लीडर सी जिनपिंग चेहरा बने हुए हैं। विपक्ष बार बार सवाल में यही उठाता है कि इस मुलाकात को क्या नाम दे, जिसमें चीन के राजदूत के साथ सीसीपी के लीडर्स आए हुए हैं और वो बीजेपी के लीडर से मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीर हेडलाइंस बनती है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के डेनिनेशन का बीजेपी के ऑफिस में डिजिट होता है, और ये जो है विजिट होता है, और ये विजिट यहाँ पर गलवान वैली के इंसिडेंस के बाद पहली बार होता है। देखिए गलवान वैली इंसिडेंस वैली के बाद हालांकि बहुत सी चीज़ें पहली बार हो रही हैं। उनमें चाहे दोनों देशों के बीच विदेशी सेवाओं के लिए फ्लाइट का शुरू होना हो, दोनों देशों के बीच व्यापार की सुगमता को बढ़ाने का प्रयास हो, नेताओं की आपसी मुलाकात हो, प्रधानमंत्री का चीन दौरा हो, विदेश लेवल को संचार रूप से चलाने के लिए तमाम विदेशी निवेश के तार तरीके हो, बहुत सी चीज़ें फिर से खुल रही हैं। लेकिन इस बीच में ये हेडलाइंस मायने रखती है। विपक्ष पूछता है यहाँ पर कि लाल आंखों की जगह रेड कारपेट क्यों बिछाया है, जवाब दीजिए। आइए यहाँ पर इस पूरी कहानी को पहले चीन की राजनीतिक व्यवस्था को समझते हुए लिए चलते हैं। देखिए चीन जिसे साम्यवाद के तरीके से सी जिनपिंग को चेहरा मान करके ट्रीट किया जाता है, तो उसकी तुलना में सीसीपी और बीजेपी की तुलना की जा रही है, क्योंकि बीजेपी के ऊपर एक पार्टी एक नेता की सर्वोच्चता, बाकी सभी नेताओं को केंद्र से ही दिशा और डायरेक्शन दिया जाना, पूरे देश के अंदर पार्टी की एक जैसी पॉलिसी का फॉलो होना, ऊपर बैठे हुए जो मेहरान है आला कमान है उनके द्वारा पूरे देश के नियम कानून तय करना है। ये पूरे देश के अंदर ये एक भाव लाता है कि राजनीति चाहे स्टेट की हो, फैसले केंद्र ही कर रहा है। और हाल ही में यहाँ पर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट हुए चुनाव के बाद विधाए गए मुख्यमंत्रियों को देख कर के ये सबसे पहली चर्चा यही बनी कि मुख्यमंत्री अब जननेता नहीं होते, केंद्र डिसाइड करता है, या केंद्र में बैठी बीजेपी डिसाइड करती है कि उन्हें कौन से नेता पर भरोसा है। पहले तक ऐसा हुआ करता था कि उस क्षेत्र का, उस राज्य का सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे ताकतवर नेता मुख्यमंत्री पद का दावेदार होता था। लेकिन लगातार इन राज्यों में जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया वो एक देखिए गुजरात मॉडल की तरह पाया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री को हटा भी दिया जाता है और दूसरा मुख्यमंत्री बैठा दिया जाता है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री के चेहरों को राज्यपाल की तरह अब बदलने का काम केंद्र में बैठी बीजेपी जो कर रही है, उससे सवाल बनते हैं कि केंद्र की सर्वोच्चता स्थापित करते हुए क्या राज्यों के राज्य के लिए या राज्य के मामले जो है या लोकल पॉलिटिक्स के कोई मायने रह भी जाएंगे या फिर नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखिए तलाशने से पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन जो है उसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की इस मुलाकात पर तमाम प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हालांकि इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन उस इतिहास को हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में चीन के इतिहास से रिलेट करते हुए सीधा मुद्दे तक लेकर पहुँचे हैं। अब तक जो मुद्दे हैं वो यही हैं कि उनका वन पार्टी सिस्टम हमारे देश में क्या संभव है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था और उनकी राजनीतिक व्यवस्था में क्या अंतर है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास भी सुन लेते हैं। देखिए मैं इतिहास के लिए जो तथ्य लाया हूँ यहाँ पर, वो तथ्य आपके पास लिखित में भी होंगे, आपने जो है वो पहले भी पढ़े होंगे साथियों यहाँ पर। और देखिए इसे हम टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, और
और इसे जो है कहानी के रूप में हल्का सा आप यहाँ समझ लीजिए। देखिए, जैसे हमारे देश में पहले तमाम राजा हुए करता थे, कई क्षेत्रों में राजशाही हुआ करती थी। सब राजा अपने हितों के लिए आपस में झगड़ने का प्रयास या संधियों की सहायता लिया करते थे। वैसे ही हाल कुछ चीन के अंदर भी हो रहा है। चीन में भी लंबे समय तक राजशाही रही है, और उस राजशाही का एक और राजशाही से कन्फ्लिक्ट रहा। वो राजशाही ब्रिटिश राजशाही थी, ब्रिटिश महारानी की सत्ता। और ब्रिटिश राजशाही को चीन से चाय चाहिए थी, और चीन की चाय को खरीदकर यहाँ पर ब्रिटेन वालों को बड़ा नुकसान होता था। एक तरफा व्यापार था, लाभ चीन को हुआ करता था, और इसी लाभ को रोकने के लिए उन्होंने चाइना को एक गलत लत बेची, जिसे अफीम कहा जाता है। अफीम रूपी ड्रग्स को चीन की जनता को चखा दिया गया, और इसके बदले उनसे धन वसूला जाना शुरू हुआ। यानी कि व्यापार के अंदर एक चालबाजी की गई। चीन से चाय खरीदो और उसे बदले में अफीम बेचो। अफीम से चीन के नस्लें खराब हो जाएंगी, और चाय से जो है हमारा व्यापार बचा रह जाएगा। बस ब्रिटिशर्स के द्वारा बस ये प्रयास जो हुआ, यहीं से ब्रिटेन की एंट्री चीन में हो गई। और ब्रिटेन की एंट्री जब चीन में हुई तो इसे प्रमुखता से अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ब्रिटेन और चीनियों के बीच में पहली बार 1839 में पहला अफीम युद्ध लड़ा गया, जिसमें ब्रिटिश व्यापारी व्यापार में रियायतों की मांग कर रहे थे, और बदले में यहाँ पर चीन से काफ़ी सारे नेगोशिएशन चाहते थे। उसी के तहत चाइना से हांगकांग छीन लिया गया, और चाइना पर धीरे धीरे ब्रिटेन का प्रभाव बढ़ने लगा। देखिए, विरोध के स्वर उठने शुरू हुए। चीन के अंदर काफ़ी सारी गुट बनने शुरू हुए। कुछ राजशाही से नाराज रहने लगे। तमाम प्रकार की चीज़ें और दुनिया भर की चीज़ें उस समय पे ब्रिटिश की समय पर अपनी कलेश और लड़ाइयाँ चल रही थी। यूरोपियन की अपनी लड़ाइयाँ चल रही थी। इसी बीच में चाइना के अंदर कुछ बॉक्सर प्रकार के लोग बाहर निकल कर आए, जो किसानों के समूह थे। विदेशी उन्हें बॉक्सर कहते थे। ये लोग जो भी चीज़ गलत लगती थी उनके खिलाफ लड़ा करते थे। लेकिन इन्हीं को ही निपटाने के लिए चीन में फिर एक और युद्ध हुआ, जिसे 1900 में बॉक्सर विद्रोह कहा गया कि चीन के अंदर उत्पन्न हुए राष्ट्र प्रेमियों को दबाने के लिए लगभग 8 देशों ने एक साथ मिलकर विद्रोह को कुचला, और चीन पर और ज़्यादा अच्छे से कब्जा कर लिया। धीरे धीरे क्रांतिकारियों में लीडर निकल के आने लगे। डॉक्टर से राजनेता बने। सुन यात सेन चीन के अस्थायी राष्ट्रपति बना दिए गए। सुन कई समय से चले आ रहे राजाओं के शासन के खिलाफ थे। देश के यहाँ पर अंदर अपने बात को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक पार्टी बनाई, जिसे कुओमितांग कहते हैं। आज ये कुतांग मितांग ही है, जो ताइवान पर शासन करती है। कुओमितांग चीन में 1912 के बाद से शासन में रही। धीरे धीरे पावर के अंदर विदेशियों से राष्ट्रीयता, लोकतंत्र और समाजवाद के मुद्दों पर झगड़ा करती रही। धीरे धीरे यहाँ पर इनके जो तरीके थे या तौर तरीके थे, इनके खिलाफ भी एक विरोधी गुट तैयार होने लगा, और वहीं से चीन के अंदर साम्यवाद का जन्म हुआ। असल मायने में ये प्रभावित थे यूएसएसआर के अंदर हो रही क्रांति से। सोवियत रूस में उस समय पर जार को हटाकर व्लादिमीर लेनिन की सत्ता में यहाँ पर सत्ता की स्थापना हो रही थी। और ये शून्य है, ये साथियों रूस के अंदर हो रही यहाँ पर क्रांति के प्रभाव में चाइना में भी वैसे ही साम्यवादी क्रांति चाहते थे। लेकिन इसी बीच में उनसे प्रभावित हुए बगैर कुछ और नेता भी ऐसे निकल कर आए, जो इस साम्यवाद से अलग अपना साम्यवाद चाहते थे। और इसी बीच में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डलती है। कहा जाता है कि माओ जेडोंग ने 4 मई को यहाँ पर 4 मई को प्रीमियम चू एन लाई के साथ मिलकर के उस जो क्योमितांग पार्टी है उसे चैलेंज किया, और दोनों नेताओं ने पूरे चीन के अंदर एक अलग नेतृत्व प्रस्तुत किया, जिसके लिए 1921 में मात्र 50 सदस्य थे। वो बढ़ते गए। धीरे धीरे कुओमितांग से इनके पास लोग जुड़ते गए। कुओ 1925 तक 1500 सदस्यों के साथ चीन के अंदर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बनती है। कुल मिलाकर के यहाँ पर
चीन में राजशाही के बाद जनता जब जागृति हुई राजनीति में, तो जनता ने साम्यवाद को अपनाया। साम्यवाद का मतलब आम जन के हाथ में, जिस तरीके से रूस के अंदर जार के विरोध में लेनिन आया था, चीन के अंदर भी राज के विरोध में, राजा के विरोध में यहाँ पर सुन और माओ जेडोन थे। जनता के हितों की बात करना, गरीबों को, महिलाओं को, किसानों को उनके हक दिलाना और उनके हक के साथ जनता का शासन लेकर आना। सामान्यतः यहाँ पर साम्यवाद की सबसे पहली बुनियादी जरूरतों में यही होता है कि सर्वहारा वर्ग के हाथ में शासन दिया जाए और उन्हें राज करने के लिए अग्रेसित किया जाए। धीरे धीरे दोनों ही सहयोग से सरकार बनाने के लिए राजी हुए। कुओमिंतांग सोवियत और सीसीबी के समर्थन से उन्होंने यहाँ पर 1925 में सरकार बनती है, और लेकिन उसी वर्ष सुन की मौत हो जाती है। सुन यात सेन की मृत्यु के बाद नेशनलिस्ट पार्टी का विभाजन हो जाता है और चियांग सियाई शेक इसके दक्षिण गुट के नेता बनते हैं और कम्युनिस्टों के ऊपर संदेह करने लगते हैं। बीच में हमारे देश के अंदर भी, हमारे देश में भी साम्यवाद पनप रहा होता है। हमारे देश से नेता एमन रॉय वहां जाकर देखकर आते हैं कि यहाँ का साम्यवाद कैसे चल रहा है, किसानों के लिए क्या कर रहा है। इसकी अपनी एक कहानी है। हमारे साम्यवाद में रूस का प्रभाव, चीन का प्रभाव अध्ययन किया जाता है। जब आधुनिक भारत का इतिहास आप पढ़ते हैं और भारत के अंदर आप कम्युनिस्ट पार्टी के लिए इतिहास पढ़ते हैं, तो चीन का और रसिया की जानकारी भी आपको देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल कट टू दी शॉर्ट हम जिस पर चर्चा करते आ रहे हैं वो ये है कि इस बीच में चीन के बीच में दो धड़े थे। इन धड़ों में कुओमिंतांग वाला जो समझौता था वो रद्द होता है और चीन के अंदर यहाँ पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी एक छत्र राज करते हुए आगे बढ़कर आती है। 1930 के दशक में यहाँ पर जापान चीन पर आक्रमण करता है और उस बीच में यहाँ पर चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो यहाँ पर लोगों के भीतर एक प्रकार से लीडर बनकर निकल कर आती है, क्योंकि सेकेंड विश्व युद्ध में चाइना यहाँ पर जापान को हराता है। असल में वो जापान खुद हारता है हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरने से, लेकिन उस समय पर जनमानस की पहचान बन करके चीन की कम्युनिस्ट पार्टी निकल कर आती है। चीन का लंबा चौड़ा इतिहास है, बस मैं केवल आपको कट टू दी शॉर्ट में बता रहा हूँ कि चीन के अंदर यहाँ पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का उदय वहाँ के राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित है और राष्ट्रीय आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय युद्धों का, विश्व युद्धों का गहरा असर है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरीके से यहाँ पर भारत के अंदर नेशनल कांग्रेस थी राष्ट्रीयवाद के लिए, देश के अंदर राजनीति के लिए, कुछ वैसे ही यहाँ पर पहले अपने आप पर वहाँ की पार्टियों के बीच संघर्ष करके बाहर निकलती है और अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपने आप को जनता के प्रतिनिधि के रूप में लेकर आती है। फिलहाल इस पार्टी के सर्वेसर्वा जो है शी जिनपिंग बैठे हैं। शी जिनपिंग देखिए साथियों, यहाँ पर मैंने जो आपको कहानी ये सुनाई है, तो इसमें हो सकता है कि इससे आपको हल्का सा अंदाज लगाओ कि चीन के अंदर फिलहाल जो पार्टी है वो आज की नहीं है, लगभग 100 साल पुरानी है और उस 100 साल पुरानी पार्टी ने बहुत से संघर्ष देखे हैं। पहले आंतरिक संघर्ष, गृह युद्ध की स्थिति, विशेषों के साथ युद्ध, अंग्रेजों के साथ युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जापान का प्रभाव, सब देख करके वो रिफाइंड फॉर्म में आकर चीन का प्रतिनिधित्व करने आती है। लेकिन उससे बड़ा सवाल निकलता है कि चीन में आफ्टर ऑल केवल एक ही पार्टी क्यों? देखिए चीन के अंदर दूसरी पार्टी कोई सरवाइव क्यों नहीं करती है, इसके पीछे का कारण देखिए पुरानी कहानी जो मैंने सुनाई है उसमें आपको मिला होगा कि चीन के अंदर विचारधारा के रूप में वो कुओमिंतांग की पार्टी एग्जिस्ट किया करती थी, लेकिन कुंग के नेताओं को यहाँ से निकालकर भगा दिया गया। वो ताइवान चले गए और ताइवान जाकर के वो अब उस ताइवान को अपना चाइना खुद कहते हैं, इसलिए यहाँ पर दो चीन कहा जाता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इसीलिए ताइवान और चीन दोनों अपने आप को चाइना ही बोलते हैं, लेकिन पीपल्स ऑफ रिपब्लिक चाइना बोलता है, एक रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है यहाँ पर। और दुनिया में जो मेन चाइना है वो कहता है कि दुनिया वालों तुम्हें केवल एक ही चीन मानना है और ताइवान तो हमारा ही मानना है। या असल मायने में यहाँ राजनीतिक रूप से दो पार्टियां जरूर हैं, लेकिन उन दोनों पार्टियों में जो दो देश पकड़े हुए हैं, एक ताइवान और एक मेन चाइना। और ठीक है, देखिए अब जो मेनलैंड चाइना में 1 करोड़ 40 लाख के 1 लाख के करोड़ आबादी वाला चीन है,
तो उस चाइना में यहाँ पर फिर भी एक ही पार्टी क्यों है? अपोजिशन क्यों नहीं है? अपोजिशन क्यों नहीं? इसके लिए यहाँ की जनता को राजनीति में विश्वास ही कैसे हो? क्या बैठा हुआ या ऊपर बैठा हुआ आदमी सारे फैसले करता है? इसके पीछे का चीन का तर्क क्या है या चीनी व्यवस्था क्या है, थोड़ा सा उसे भी समझ लीजिए। देखिए, चीनी व्यवस्था में यहाँ पर शी जिनपिंग जिस पार्टी के लीडर बनकर बैठे हैं, क्योंकि पार्टी 100 साल से ऊपर की है, इनका मानना है कि अगर कोई इस पार्टी की विचारधारा से सहमत है तो यहाँ पर, और नहीं है तो भी शुरुआती रूप से जब वो सदस्य बने तो जो सक्रिय राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं वही लोग सदस्य बने। तो 140 करोड़ सदस्यों में से जो 10 करोड़ सदस्य हैं वो राजनीति में रुचि लेने वाले यहाँ पर लोग हैं। तो उन 10 करोड़ लोगों में से फिर इलेक्शन करके ये लोग 2300 लोगों से 3700 लोगों के बीच में कुछ प्रतिनिधि चुनते हैं, क्षेत्रीय आधार पर, रीजनल आधार पर। इसे आसान रूप से ऐसे समझिए जैसे हमारे देश में विधायक चुने जाते हैं, ऐसे यहाँ पर लोकल लेवल पर उसकी पूरी व्यवस्था है। लगभग लगभग 2,500 से 3,000 के आसपास लोग चुने जाते हैं जिनका 5 साल का कार्यकाल होता है। लेकिन इसी लेवल पर जब 10 करोड़ लोग खड़े होते हैं तो वो उस 2300 से लेकर 3500 की जो संख्या है उसमें कंटेस्ट करते हैं, यानी कि पार्टी के लीडर बनने के लिए ही शुरुआती स्तर पर चुनाव होते हैं। मतलब ये है कि हमारे देश में जिस प्रकार से अगर आपको बीजेपी का टिकट मिल गया तो आप टिकट से चुनाव से प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन टिकट के लिए इलेक्शन नहीं होता है। अगर इलेक्शन किसी विधानसभा सीट पर है तो वहाँ पर कई पार्टियां अपने उम्मीदवारों को टिकट देंगी और वो चुनाव और उनको जनता चुनेगी। इनके देश में उल्टा होता है। राजनीतिक पार्टी के सदस्य अगर 10 करोड़ हैं तो वो देखिए अपना लीडर किसे मानेंगे, तो इसके लिए प्रॉपर इलेक्शन होता है और बहुत ही प्राइमरी लेवल पर वो इलेक्शन कर लिया जाता है। उन 10 करोड़ में से 2500 तक पहुंचने के लिए तकड़ी फाइट होती है और उस फाइट में एक पद के लिए कई नेता आपस में अपनी दावेदारी करते हैं। वहां पर इलेक्शन होता है। वो जो पहली सर्कल बनकर आती है फिर वो अपने में से 200 लोगों को चुनती है। 200 से 350 साढ़े तीन सौ इकहत्तर का मामला है ये। वो जो प्रक्रिया है फिर उसमें भी फिर दावेदारी होती है और सिलेक्शन होता है। वो 200 से 350 का जो नंबर है वो अपने में से फिर 20 से 25 लोग चुनता है, जो इनके यहाँ पर सबसे मेजर पोलिट ब्यूरो बनाती है। उस 20 से 25 लोगों में से 7 लोग फिर चुन के आते हैं या बन के आते हैं, जिसे पोलिट ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी के रूप में ट्रीट किया जाता है। और उन 7 में से एक सेक्रेटरी बनकर आता है जो शी जिनपिंग हैं। ये आसान रूप से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया और इस प्रयास को मैं आपके सामने कुछ इस क्रोनोलॉजी से समझा सकता हूँ। देखिए साथियों, यहाँ पर सबसे पहले पार्टी के अंदर देखिए ये यहाँ पर सबसे पहले पार्टी के अंदर 10 करोड़ सदस्य वो अपने में से नेशनल पार्टी कांग्रेस चुनते हैं, जो लगभग 2300 डेलीगेट की एवरेज संख्या रखती है। इसमें से 376 मेंबर सेंट्रल कमेटी में चुने जाते हैं। ये अपने में से पोलिट ब्यूरो बनाते हैं जो मध्यम 24 लोगों का होता है। पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी बनाती है जिसमें 7 मेंबर्स होते हैं और उसके बाद में जनरल सेक्रेटरी होते हैं। ये वो 7 लोग हैं और बीच में बैठे सुप्रीम लीडर जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी के साथ पोलिट ब्यूरो के ये जो 7 मेंबर्स हैं असल मायने में चीन के अंदर मेजर जिम्मेदारियाँ निभा रहे होते हैं। इन्हीं के देखिए इन्हीं के पास बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, इन्हीं के पास में मेजर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हुई होती है। इसी के साथ साथ ये जो बाकी बचे 24 मेंबर हैं इन्हें भी बहुत से काम दिए जाते हैं। 24 इन्हीं के अंदर से हैं, तो इन्हीं में से जो बचे हुए मेंबर रह गए उन्हें बाकी काम दिए जाते हैं। और भी काम की ज़रूरत होती है तो फिर नीचे से लोग उठा लिए जाते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर तमाम प्रकार के मंत्रालय होते हैं, तो ऐसे यहाँ पर मंत्रालय, पोलिट ब्यूरो, स्टैंडिंग कमेटी, पोलिट ब्यूरो, तो इस तरीके से यहाँ पर विकास कार्यों का विभाजन होता चला जाता है। अब सवाल है कि यहाँ पर ये जो दिख रही हैं मैडम, ये कौन से विभाग से है, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो देखिए इस पार्टी ने अपना एक इंटरनेशनल यहाँ पर पहचान बनाने के लिए कि लोग वन पार्टी सिस्टम के बारे में समझे। वन पार्टी सिस्टम का मतलब तानाशाही नहीं है, ये समझे।
लेकिन इलेक्शन होता है, लोगों की सुनी जाती है, ये समझे। इसके लिए इन्होंने ग्लोबल फुटप्रिंट छोड़ने का तरीका अपनाया हुआ है। इसके लिए इन्होंने इंटरनेशनल डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। वो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट 600 पॉलिटिकल पार्टियों के 160 देशों में संपर्क में है। वहीं इंटरनेशनल कमेटी, देखिए इंटरनेशनल डिपार्टमेंट और कम्युनिस्ट पार्टी कहलाता है। ये जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज कम्युनिटी कहलाता है, तो इसी की नेता सुन हयान, वो जो मैडम आपको दिखाई दे रही हैं, वो हैं जो भारत में आई हुई हैं। तो इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है दुनिया भर के अंदर चाइना की राजनीतिक व्यवस्था को समझाना है। जैसा दुनिया भर के अंदर ये धारणा है कि चीन में तानाशाही है, सिंगल पार्टी है, ये बताने आते हैं कि नहीं, हमारी राजनीतिक व्यवस्था क्या है, हम कैसे जनता को पार्टिसिपेशन में लेकर आते हैं। विपक्ष की ज़रूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि पार्टी के जो सदस्य हैं वो अपनी नीतियों को लेकर के पहले ही चुनाव में पार्टिसिपेट करते हुए चलते हैं। हर बार वोटिंग है, हर बार यहाँ पर जनता अपने में से लोगों को चुनती है और वो लोग ऊपर होते चले जाते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि जनता की सुनी ही नहीं जाती है। अच्छा, यहाँ पर लेकिन हाँ, अब आपके पास में एक काउंटर क्वेश्चन बिल्कुल रहेगा कि उनके पास जो 10 करोड़ सदस्य हैं वो एक ही यहाँ पर राजनीतिक दल के हैं। वहाँ पर हो सकता है कि कोई ऐसी पार्टी होती जो डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से चल रही होगी, रिपब्लिक पार्टी के नाम से चल रही होती, या विचारधारा में बिल्कुल अलग होती, या देश को कुछ अलग विजन दे रही होती। तो हो सकता है कि चाइना के अंदर राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ता और ऐसे में एक अलग विचारधारा भी एग्जिस्ट करती। अर्थात सिंगल पार्टी सिस्टम होना ही कंप्लीट लोकतंत्र नहीं है, लेकिन चीनी लोग कहते हैं कि ये कंप्लीट तानाशाही भी नहीं है। हम सुनते तो हैं लेकिन विचारधारा एक ही रखते हैं। इस वजह से उसी के अराउंड आपको सोचना होता है कि हम सेकंड थॉट देते ही नहीं है। जब तक किसी देश में सेकंड थॉट एडजस्ट नहीं करती तो इसे हमारे देश में तानाशाही ही माना जाता है, क्योंकि आपके पास में सेकंड कोस्ट की स्थान होनी चाहिए, क्योंकि चीन में वो नहीं है। इसीलिए वन पार्टी यहाँ पर सिस्टम को हम कंडेम करते हैं कि नहीं भाई, तुम्हारा सिस्टम समस्या पर है। ये यात्रा इनकी देखिए भारत के पड़ोसी देशों में भी रही है, चाहे वो आप फिर मालदीव्स में देखें, चाहे वो फिर बांग्लादेश में देखें यहाँ पर। तो इसी तरीके से यात्राएं इनकी भारत में भी रही हैं। लेकिन भारत में केवल बीजेपी के साथ ही ये यात्राएं नहीं रही हैं। यात्राएं बीजेपी के साथ साथ यहाँ इनकी जो यात्राएं रही हैं, तो इनके यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स के साथ में मुलाकात हुई है। अर्थात यहाँ पर मुलाकात में देश के अंदर राजनीतिक दलों में कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से इनकी मुलाकात हुई। लोगों की प्रतिक्रियाएं आई कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर उस समय इनसे मुलाकात करवा रहे हैं अपने नेताओं के, जिस समय सब्सग्राम नामक जो क्षेत्र है, सस्क्राम वैली, जिसको कभी पाकिस्तान ने 1963 में, कभी चीन को यहाँ पर भेंट कर दिया था, कभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा। उस समय पर यहाँ पर चीन उस क्षेत्र में निर्माण कर रहा है, भारत उसका विरोध करने के समय इनके साथ मित्रता निभा रहा है। सस्क्राम वैली के मामले को भारत में विपक्ष के आरोप पर सत्ता पक्ष का कहना यही है कि यह उस समय की बात है जिस समय देश में नेहरू जी का शासन होता था। 62 के युद्ध में चीन भारत के अंदर घुस आया था, बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक हिस्सा पीओके से चाइना को दे दिया गया था। उस पर आज की प्रतिक्रिया वर्तमान रूप से विरोध की है जो हम कर चुके हैं, लेकिन विरोध के साथ साथ हम इनके साथ बातचीत में हैं, उसके अवसर हमने खोले हुए हैं। तमाम प्रकार के अपोजिशन के आरोप हैं, सत्ता पक्ष के अपने सफाई है अपनी तरफ से, ये सब चलती चली जा रही है साथियों। यहाँ पर देखिए, इस पर विपक्ष की तरफ से कांग्रेस ने कहा कि साहब हमें दिक्कत हमें आपके मिलने से नहीं है, दिक्कत यह है कि अगर विपक्ष का नेता अगर कोई मिल लेता तो बीजेपी इसे एमओयू करार दे देती और यहाँ पर देखिए और कहती कि देखिए देश के विरोध में इन्होंने ऐसा कर दिया। ये बात कैसे आई, उसके पीछे की कहानी भी सुन लीजिए। हमारे देश में जब डोकलाम की घटना घटी थी 2017 में, तो उस समय पर राहुल गांधी जी के एक मीटिंग सीसीपी के लीडर्स के साथ हुई थी, जो शुरुआत में पब्लिक नहीं हुई थी। भाजपा ने बाद में आरोप लगाया कि
कि आप चाइना वालों के साथ मिल लिए थे। लेकिन इस तरीके से देश में राजनीति में जब राष्ट्रवाद खुमार पकड़ता है तो उस समय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष यह आरोप लगाने के प्रयास रहता है कि कौन चीन के द्वारा बिक गया है। समझ ये नहीं आता कि चीन आफ्टर ऑल इन लोगों को खरीद कैसे लेता है। पर फिलहाल के लिए उम्मीद है कि आपको राजनीति में लग रहा होगा कि आरोप पता हो और सक्सगाम वैली पर फिलहाल चल रही बहस पता हो। भारत की तरफ से सक्सगाम वैली पर अपनी पहले ही प्रतिक्रिया वैसे ही दी जा चुकी है जैसा सीप एक्ट पर दिया है। देखिए, ऐसे में फिलहाल बीजेपी पर यह आरोप लगना कि ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, वन इलेक्शन वन लॉ की बात करती है, वन नेशन वन टैक्स की बात करती है, क्या ये वन नेशन वन पार्टी से ले रही है, या ये तो बीजेपी ही बेहतर ही बता पाएगी। फिलहाल के लिए तस्वीरों से जो मायना निकल पाता है वो बात आपके सामने हमने रखी है। आगे बढ़ते हैं साहब। तो इसके साथ साथ फिर जानकारी आगे निकलती है तो चर्चा निकल कर आती है कि इनका ये डेलीगेशन CPIN के लीडर से भी मुलाकात करता है और तस्वीरें उनकी भी बाहर आज की निकल कर आती हैं। और यहाँ पर इनके लीडर्स CPC के जो लीडर्स हैं चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के कांग्रेस नेता सलमान खुर्शी से भी मुलाकात करते हैं और मुलाकात के लिए इनकी प्रतिक्रिया आती है कि सरकार ने परमिशन दी थी तो मिल लिए। तो कुल मिलाकर के हमारे देश के अंदर पार्टी के नेताओं के आने के बाद कई प्रकार के प्रश्न उठकर आते हैं। अंत में सबसे बड़ा प्रश्न यही कि बीजेपी यहाँ पर साथियों कि बीजेपी कब तक ये कहेगी कि ये नेहरू जी ने कहा, या कांग्रेस कब तक ये कहेगी कि आप कांग्रेस वाले या आप बीजेपी वाले चीन के आगे बिक गए। क्यों नहीं हम कभी भी या दोनों पार्टी वाले बैठ करके दुनिया के सामने एक जैसा स्टैंड रख पाएंगे? ये कब होगा? ये हमारे देश की जो सबसे बड़ी ज़रूरत, हम राष्ट्रीय मुद्दों पर खूब बहस करें लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जब भी हों तो हम पूरे देश के लोग, सारे दलों के नेता पूरे देश को एक देश के रूप में रिप्रेजेंट कब करना शुरू करेंगे? असल मुद्दे पर यह बहस होनी चाहिए। अगर हम दुनिया के सामने राष्ट्र के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय रूप से रिप्रेजेंटेशन के सामने झगड़ते दिखेंगे तो उन्हें हमारे यहाँ स्थान दिखेगा, फिर वो हमारे बीच में फूट डालने का प्रयास करेंगे। ये मेरी समझ के आती है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। देश के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे देश के अंदर एग्जिस्ट यहाँ पर साथियों करता है, जिसका जो है बड़ा फायदा ये है कि हर विचारधारा, हर क्षेत्र में, हर प्रकार की जो व्यवस्था है उसका रिप्रेजेंटेशन भारत की राजनीति में होता है। इस वजह से भारत दुनिया की सबसे बड़ी जो है डेमोक्रेसी है और दुनिया के लोग हमारे इलेक्शन रूपी उस तब पर को देखने के लिए, गवाह बनने के लिए हाजिर होते हैं। उम्मीद है कि आप भी इस बात से निश्चित वास्ता रखा हो। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ साथियों के साथ साझा करके जो है उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने को कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और देखिए, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिए हुए रहते हैं। और साथ साथ में आप जो है जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन या आने वाली वीडियो हमारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और जैसा हम साथियों कहते हैं लास्ट में कि देखिए साथियों, यहाँ पर हम कहते हैं जैसा लास्ट में कि अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।